ओके, हम एनडीए से रिलेटेड क्वेश्चंस देख रहे थे कि जो भी इन्होंने 2024 में पूछा हुआ है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। पूछा हुआ है आपसे, एक सेकंड। हाँ, पूछा हुआ है आपसे आयरन और स्टील प्लांट के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं, आपसे पूछा हुआ है कि किसका ऑप्शन है। ये बिल्कुल ये ना आपका एनसीईआरटी का बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है कि उसमें क्या है, आपको इन 4 प्लांट्स के बारे में बता रखा है वहाँ पे और सारी कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं। सेम इन्होंने एनसीईआरटी से हर लाइन उठाई है वहाँ पे। तो सबसे पहले बात है कि झरिया से इसको कोल मिल रहा है सुंदरगढ़, और केंदुझार से इसको मिल रहा है आयरन ओर। उसके बाद क्या है, ये हीराकुंड से लेता है पावर, आपकी जो पावर होती है, और वाटर आता है कोयल और शंख रिवर से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका राउरकेला। और राउरकेला के बारे में जो दूसरी बात है वो कहाँ पे आती है, राउरकेला आता है आपका सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ओडिशा, और ये जर्मनी की हेल्प से लगाया गया था। अब जितने बचे हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे अगर भिलाई स्टील प्लांट की बात करें तो भिलाई यानी कि आपका कहाँ पे आता है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये रशिया की हेल्प से यहाँ पे लगाया गया था। अगर हम बात करें कि भिलाई को कहाँ से आयरन मिल रहा है, अब उन्होंने 4 ऑप्शन दिए तो 4 ऑप्शन के देख लो उसके साथ साथ। तो आयरन कहाँ से मिल रहा है, दिल्ली राजहरा से, कोरबा से, कारगली से इसको मिल रहा है कोल, और वाटर मिल रहा है इसको तंडलोलम और कोरबा जो आपका वहाँ पे रिजर्वायर है वहां से मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं बोकारो की, तो बोकारो को आपको जो भी आपका मिलता है, ये इंडिया और रशिया की हेल्प से लगाया गया है। और ये दामोदर रिवर वैली से इसको कहाँ पे मिलता है, आपको पानी मिलता है, तो इसका सीधा सा मतलब है ये भी वहीं पे है। और आयरन और स्टील यहाँ पे इसको कहाँ से मिलता है, तो राउरकेला से इसको आयरन और कोल मिलता है। अगर हम बात करते हैं किसकी, दुर्गापुर की, दुर्गापुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बॉर्डर इसको दामोदर से मिलता है। यानी आप देखोगे बोकारो और दुर्गापुर दोनों को बॉर्डर कहाँ से मिलता है, आपको मिलता है दामोदर से। दुर्गापुर जो है आपका, ये यूके की हेल्प से लगाया गया है वेस्ट बंगाल में। नोआमुदी से इसको मिलता है आयरन, और कोल मिलता है इसको रानीगंज और झरिया से मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इनके साथ साथ आप ये चीज देख लो। ओके जी, यानी कि अगर आप बात करोगे भिलाई की, बोकारो की, ये दोनों रशिया की हेल्प से लगे हैं। दुर्गापुर की बात करोगे यूके की हेल्प से लगे हैं। और राउरकेला जो इसका आंसर है वो किसकी हेल्प से लगा है, जर्मनी की हेल्प से लगा है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बात कर रहा है आपसे अर्थक्वेक के बारे में, क्या स्टेटमेंट सही है क्या गलत है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो एलिमिनेट हो जाते थर्ड। इसने बोला है डीप फोकस जो अर्थक्वेक है आर लाइकली टू कोज मोर डैमेज देन शैलो फोकस। तो उन्होंने रिवर्स कर दिया है, डीप फोकस इतने ज्यादा, क्योंकि वो बहुत गहराई में होते हैं ना अर्थ की, तो वो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करते। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत होने से आपको ऑलरेडी पता चलता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है आपकी। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। बी कहता है अर्थक्वेक जनरेट प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स दैट रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम द अर्थक्वेक फोकस। तो आपको पता है कि दो वेव्स आते हैं, पी वेव्स और एस वेव्स, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और जो एल वेव होती है वो तो ये जब टकराती हैं तो उसके बाद जो सरफेस पे चलते हैं उसको एल वेव बोलते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, करेक्ट हो जाती है। उसके बाद जब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है उसने नीप टाइड्स के बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये भी एनसीईआरटी से ही उठाया उन्होंने। और दूसरा जो होता है कि अब आपको पता होना चाहिए कि जो टाइड्स होते हैं, जैसे आपका स्प्रिंग टाइड है, नीप टाइड्स है, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है, कब क्या चीज होती है क्या चीज नहीं होती है। तो नीप टाइड यानी जो छोटे आते हैं, तो यहाँ पे बोल रखा है कि इट अकर्स एवरी 14-15 डेज एंड कॉन्साइड विद द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर ऑफ द मून। तो ये आपको पता है कि फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर से होते हैं, क्योंकि ये ऐसे क्वाड्रेचर में आते हैं ना आपके, क्योंकि इसमें जो आपका मून और सन होता है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। ठीक है, वही चीज आ जाती है। तो ये आपकी क्या होगी, फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर में होते हैं, तो ये नीप टाइड होते हैं। अच्छा, एक चीज जो है वो ये है कि एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, वो ये है कि जो नीप टाइड्स है वो स्प्रिंग टाइड के 7 दिन बाद आते हैं, ये चीज लिखी हुई है। लेकिन स्प्रिंग टाइड अगर महीने में आपके 2 बार आते हैं तो इसका मतलब है अगर आप बाद में करोगे तो टोटल काउंट आपका ऑलरेडी 14-15 दिन हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखनी है। दूसरा क्या है, दिस टाइड हैज अ स्मॉल टाइड रेंज, बिल्कुल होती है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है मून और सन का वो आपका क्वाड्रेचर में होता है। ये चीज आपने ज्योग्राफी जब आप यूपीएससी सीएससी कर रहे हो तभी ये चीज देखिए कि जब भी यूपीएससी जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड अगर कंसेप्ट की बात करता है तो कंसेप्ट की को पूछते हुए यूपीएससी की ऑलमोस्ट टेंडेंसी रही है कि वो दोनों के दोनों ही आंसर देता है। ठीक है, तो ये हो गया, यानी यहाँ से आपका टाइड वाला हो गया। अब ये मतलब इसको पूरा देख लो, स्प्रिंग वाले को भी और इसको, कि स्प्रिंग की कंडीशन कब आती है, कि उसमें जब आपका अर्थ मून और सन जब आपका सीधे एक ही डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है,
110 क्या कह रहा है, एयर टेम्परेचर के बारे में पूछा हुआ है। इससे भी रिलेटेड इन्होंने काफी सारे क्वेश्चन इसमें पूछे हुए हैं। सबसे पहली बात तो इसने बोला है कि जो एयर टेम्परेचर को मापने की स्टैंडर्ड हाइट है 1.2 मीटर है, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करोगे ग्राउंड सरफेस से जो स्टैंडर्ड हाइट मानी जाती है वो 1.4 मीटर मानी जाती है। तो यहाँ से समझ में आता है, देखो यहाँ से समझ में आता है 14-15 दिन में अप्रोक्सीमेट उसने आइडिया दिया है। यहाँ पे वो फिक्स बोल रहे हैं, तो जहां भी फिक्सेशन की बात आ जाती है, फिक्स स्टेटमेंट की, फिक्स डाटा की बात आती है ज्योग्राफी में, वो चीजें गलत हो जाती है, एलिमिनेट हो जाता है। सेकंड बचता है जो एवरेज रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट, इट टर्म्स एज एनवायरमेंटल टेम्परेचर लैप्स रेट या फिर नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट भी इसको बोलते हैं, या सिंपल लैप्स रेट भी बोल सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो ये सबको पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हाइट बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर हमारा क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। तो बी स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई, सही, ठीक है। अब यहाँ पे जो एनवायरमेंटल लैप्स रेट है, अब ये कितने पॉइंट उससे होता है, जैसे 6.5 से ये होता है, फिर उसके बाद इसमें भी चेंजेस आते हैं। तो वो सब कुछ आपको मतलब थोड़ा सा देख लो उसके हिसाब से, बाकी तो इसमें इतना ज्यादा फिर क्या ही देखोगे यार, सब क्या क्या देखेंगे, ठीक है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा ह्यूमिडिटी से, ह्यूमिडिटी के बारे में। देखो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो आप समझ लो पहला ये टेम्परेचर वाला क्वेश्चन है, अगला ह्यूमिडिटी वाला है। तो ह्यूमिडिटी वाले में देखो, तो सबसे पहले क्या क्या रखा है, देखो यहाँ पे बी ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे इजीली आंसर पे पहुंच सकते हो। व्हेन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाई, मोर वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द स्किन। अब एक चीज को समझ के चलो कि वैसे ही लगा लो कि जब भी जैसे बारिश का मौसम आता है और ह्यूमिडिटी वाली जब बहुत वैसे वाली सिचुएशन हो जाती है, तब उस टाइम पे क्या होता है, जैसे वैसे ही पसीना पसीना इतना बॉडी पे होता है, तो क्या बॉडी वेपरेट कर पाती है वाटर को, तो नहीं, इतना ज्यादा नहीं होता, उसमें कम हो जाता है। तो जब ह्यूमिडिटी हाई हो जाती है तो क्या हो जाता है कि यानी उसकी वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है, वेपोरेशन वहां पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बी गया आपका बच जाता है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट तो ऑलरेडी करेक्ट है। क्या कहता है फर्स्ट स्टेटमेंट, ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन के बारे में बता रखा, और जहां भी डेफिनेशन से रिलेटेड आते हैं ना ज्योग्राफी में, तो ऑलमोस्ट वो स्टेटमेंट क्या होते हैं, डेफिनेशन से रिलेटेड तो ठीक ही होते हैं, ऑलमोस्ट ठीक होती है। बोला है इट इज अ रेशियो बिटवीन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड द मैक्सिमम अमाउंट इट कैन होल्ड एट ए गिवन टेम्परेचर, कितना कर सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ही होती है। इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन है स्पेसिफिकली। हायर द एयर टेम्परेचर लोअर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये सही बात है, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही आपकी ह्यूमिडिटी जो है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब बात आती है कि ह्यूमिडिटी से रिलेटेड जो टॉपिक है, तो तीन टाइप की आपकी, आप जब ह्यूमिडिटी पढ़ते हो, तीन टाइप की ह्यूमिडिटी पढ़ते हो, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और स्पेसिफिक। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है रिलेटिव, और रिलेटिव से ही रिलेटेड यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्योंकि जब आप एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात करते हो, तब आप बात करते हो वेट की, मास की, कि मास कितना वाटर वेपर का एक वॉल्यूम ऑफ एयर में, ठीक है, यानी जिसको ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से हम नापते हैं। दूसरा क्या है कि यहाँ पे ये चीज ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मतलब ज्यादा यूजफुल टेक्निक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपने ये चीज देखी है कि जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो हवा क्या होती है, ऊपर उठती है, एयर ऊपर उठती है, तो ऑब्वियसली बात है ऊपर जाने पे हल्की होती है, एक्सपैंड करती है। लेकिन देखो वॉल्यूम तो जो चेंज हो रहा है ना फिर ऊपर जाके, क्योंकि क्वांटिटी तो उतनी रही, एयर की यूनिट तो वही है, लेकिन अगर वो एक्सपैंड हो रही है तो वॉल्यूम घट बढ़ रहा है। तो वो चीजें हैं, कॉन्ट्रैक्शन से उसके एक्सपेंशन से वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, तो भले ही मास ऑफ वाटर जो है चेंज नहीं होता, बट चेंज वॉल्यूम में चेंज होने की वजह से आपकी रिलेटिव सॉरी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है, उसमें फ्लक्चुएशन आती रहती है। इसलिए ये जो टेक्निक है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी वाली, ये ज्यादा सही नहीं मानी जाती है। सेकंड वन आपकी आती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो हम पढ़ चुके हैं, यानी जितनी भी वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, और जितनी भी एक्चुअल क्वांटिटी आती है मॉइस्चर की, तो वो चीज हम देखते हैं। दूसरा हमने ये भी देख लिया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती चली जाती है, इसको हम मानते हैं परसेंटेज में, ठीक है। और आपको पता है कि जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाती है, जब एक ड्यू पॉइंट पे आ जाते हैं, तो उसी के बाद बारिश होती है, वो सबको पता है, ठीक है। तीसरा है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की, जब हम बात करेंगे तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात करेंगे तो इसमें हम क्या मापते हैं, वेट मापते हैं, वेट मापते हैं। इसमें कंटेन इन स्पेसिफिक वेट ऑफ एयर, यानी ग्राम पर किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम एयर में कितने वाटर वेपर का वेट है, ये माना जाता है, नापा जाता है, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं यहाँ पे जो आपको ह्यूमिडिटी के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके जी, उसके बाद में अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, ये फिर से अर्थक्वेक से रिलेटेड है। अर्थक्वेक बोलो या अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, सॉरी। तो क्या बोलता है अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर, देखो सबसे पहले बोला हुआ है इसने कि यहाँ पे ओशनिक क्रस्ट हैवियर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये सबको पता है कि जब भी आप कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ते हो या फिर प्लेट टेक्टोनिक पढ़ते हो, तो उसमें हम ये चीज देखते हैं कि जो ओशनिक करंट होती है वो सबडक्ट हो जाती है, और जो कॉन्टिनेंट क्रस्ट होती है वो ऊपर जाती है। तो इसी से पता चलता है कि ओशनिक क्रस्ट हैवियर है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट
स्टेटमेंट आपकी ट्रू स्टेटमेंट हो जाती है। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होती है, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, यानी फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाता है। अब बात आ जाती है, यहाँ से समझ में आता है कि सेकंड ऑप्शन तो ऑलरेडी करेक्ट है, तो इसको तो देखने की जरूरत नहीं। बट क्या कहते हैं, मोस्ट ऑफ द अर्थ इंटरनल हीट इज कंटेन विद इन मेंटल, मेंटल के अंदर हीट कंटेन होती है, ठीक है। थर्ड कह रहा है लार्ज कन्वेक्टिव सेल इन द क्रस्ट सर्कुलेट हीट एंड ड्राइव्स प्लेट टेक्टोनिक। अगर बोल रहा है कि हीट जो होती है वो मेंटल में होती है, तो फिर जो कन्वेक्टिव यानी कि जब जहां से हीट होगी वहीं से तो ऊपर उठेगी ना। अगर वहां से ऊपर उठेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो क्रस्ट तक कहाँ है, वो मेंटल में घूम रही है। तो क्या वो जो कन्वेक्टिव सेल्स बनते हैं आपके, वो मेंटल के अंदर ही बनते हैं, जो कि प्लेट टेक्टोनिक को प्लेट्स को मूवमेंट कराने में आपकी हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने वर्ड जो चेंज किया है वो सिर्फ वर्ड चेंज किया है क्रस्ट। तो ये जो कन्वेक्टिव सेल्स होते हैं ये आपकी मेंटल्स में बनती है, जहाँ पे आपकी हीट ज्यादा होती है, वहीं पे आपकी कन्वेक्शन करंट काम करती है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई, गलत होते ही आपका आंसर आ जाता है 1 एंड 2। ओके, उसके बाद हम्म हम्म, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है फिर से साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बारे में। जैसे कल हमने सॉरी परसों जो वीडियो की थी उसमें बात कर रखी थी, आपसे फ्रंट के बारे में पूछा हुआ था कि फ्रंट के बारे में क्वेश्चन है। अब जब फ्रंट बनता है तभी साइक्लोन आते हैं, ये चीज तो हमने देख ही ली है। तो यहाँ से साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बारे में भी पूछा है, यानी यूपीएससी ने एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाया है और इसी पर्टिकुलर टॉपिक से फिर उसने फर्दर मतलब कई सारे क्वेश्चन एक साथ ही पूछ लिए हैं। देखो जी कैसे होता है, ये बोल रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में साइक्लोन आते हैं वो काउंटर क्लॉकवाइज जाते हैं, तो एंटी साइक्लोन जो होंगे क्लॉकवाइज जाएंगे, सीधी बात है। अगर ये पूछा जाए, अगर ये भी बोल दे कि जो साइक्लोन्स होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में काउंटर क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज, तभी वो स्टेटमेंट ठीक हो जाते हैं, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट आ जाती है। सेकंड बोल रहा है कि जो साइक्लोन्स हैं आर ऑफन एसोसिएटेड विद क्लाउड और रेनी वेदर, और जो एंटी साइक्लोन है उसमें फेयर वेदर आता है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जब साइक्लोन आता है तब आपका क्या हो जाता है, जब आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो आपकी हवा क्या होती है, ऊपर उठती है, ऊपर उठती है एक्सपेंड करती है तो बारिश होती है। और जब एंटी साइक्लोन आती है यानी हाई प्रेशर जब नीचे बनता है, जब नीचे अर्थ पे हाई प्रेशर रहेगा तो फिर मतलब वो चीज हो जाती है आपकी, ठीक है। तो हवा नीचे बैठती है तो उसमें एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होती है। जब एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस आपकी आ जाती है तो फिर आपकी क्या हो जाती है, वेदर फेयर रहता है आपका, फिर उसमें बारिश वारिश नहीं होती। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है। थर्ड कह रहा है इन द सदर्न हेमिस्फेयर द साइक्लोनिक स्पाइरल विल भी क्लॉकवाइज होता है, क्यों होता है, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स इसके लेफ्ट में एक्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होती है आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट। तो साइक्लोन वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। अब क्या कहते हैं, अब आपका आ गया 116। देखो इन्होंने रिवर के बारे में पूछा हुआ है। अब रिवर से यूपीएससी भी आपसे क्वेश्चन पूछ, सॉरी वैसे ये पेपर यूपीएससी का ही है, बट मेरा कहने का मतलब है सीएससी में भी जो रिवर से रिलेटेड जो है वो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहता है। तो देखो इसमें क्या पूछा है, सबसे पहले पूछा हुआ है सांगपो रिवर क्रॉस, अच्छा बेशक से ना भी बताओ ये तब भी इजिली हो जाता थोड़ा सा अगर आपको आइडिया हो। इन्होंने बोला है रिवर चंबल और रिवर बेतवा ये ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा की, जबकि हमको पता है कि बेतवा चंबल दोनों ट्रिब्यूटरी गंगा की नहीं है, दोनों ही यमुना की ट्रिब्यूटरी है। तो थर्ड स्टेटमेंट जैसे ही आपका खत्म होता है तो ये समझ में आता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो ऑलरेडी करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की बात कर रखा तो गोदावरी सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, हाँ। इन्होंने बोला ये कवर करती है अबाउट 10%। अब देखो ज्योग्राफी में हम ये चीज तो बोलते हैं कि जो फैक्ट दिए होते हैं, नंबर दिए होते हैं वो गलत होते हैं, बट यहाँ पे उसने बोला अबाउट, वो फिक्स नहीं कर रहा, उसने बोला अबाउट, दो चार ऊपर नीचे हो सकता है, तो ठीक है, तो हो सकता है तो भाई ऑब्वियस सी बात है लगा के चलो। यहाँ से ये भी समझ में आता है कि जब यूपीएससी आपसे अपने क्वेश्चंस में अबाउट देता है तो आप अपने मेंस में जो आंसर लिखते हो वहां भी इस तरीके की वर्ड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो यानी सेकंड स्टेटमेंट भी क्या होगी आपकी ठीक हो गई। अब आपको मतलब वही बात है, एक स्टेप आगे जाना है। देखो सांगपो रिवर यानी कि इसमें ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में तो बात नहीं करेंगे क्योंकि ये तो बहुत बार पूछ चुके हैं, मेन बात करेंगे चंबल और आपकी बेतवा रिवर के बारे में। बट देखो गोदावरी के बारे में देख लेते हैं। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है और गोदावरी रिवर के जो नॉर्थ में है सतमाला हिल्स होती हैं, ईस्ट में देखा जाए तो ईस्टर्न घाट, वेस्ट में देखा जाए तो वेस्टर्न घाट, और इसके साउथ में जो है अजंता और महादेव हिल्स आते हैं, ठीक है। गोदावरी निकलती कहाँ से है तो नासिक में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, सबको पता है। कहाँ कहाँ से गुजरती है तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़, यहाँ से ये चलती है। बाकी कैचमेंट एरिया में एमपी वगैरह भी आता है, ठीक है।
इतना ज़्यादा वो ध्यान नहीं देना। बट फिर भी देखो उसके बाद क्या है कि जो आपको ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि देखो 2015 में ना यूपीएससी ने गोदावरी रिवर से क्वेश्चन पूछा हुआ है उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में कि कौन उसकी ट्रिब्यूटरी है कौन नहीं है। तो देख लेते हैं इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है। तो यहाँ से है परवाना, पूर्णा, मंजरा, पेन गंगा, जो इसने एग्जाम्पल में भी यहाँ पे आई थिंक नहीं प्राणहिता ये दिया। ओके देख लेते हैं। वर्धा, वेन गंगा, प्राणहिता ये दिया हुआ है यहाँ पे है ना। कन्फ्लुएंस ऑफ वेन गंगा, पेन गंगा और वर्धा के पे है। इंद्रावती तो ये हो गया प्राणहिता इंद्रावती। मानेर, सबरी ये क्या है इसकी ट्रिब्यूटरीज है। अब ना आपका इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहां पे आपसे रिवर गोदावरी के बारे में पूछा था तो थोड़ा सा आप जाके आगे कहाँ से निकलते हैं कहाँ पे जाते हैं कौन सा रिजर्वायर है। जैसे यूपीएससी आजकल डैम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है वैसे नहीं कर सकते बट इतना तो हम कर ही सकते हैं कि हम थोड़ा सा ये चीज देख ले कि जो रिवर एक्चुअली में क्वेश्चंस में पूछे जा रही है उनसे रिलेटेड चीजें देख ले। ठीक है तो यहाँ से पता चल गया जो परवरा रिवर है, मंजीरा, मानेर ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती यानी ये जो दोनों है ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आपकी आती है। ठीक है आई थिंक ये तो सबको पता होगा रिवर के लिए लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी किसको माना जाता है। अब बात आती है रिजर्वायर। तो देख लो इस पे कौन कौन से प्रोजेक्ट भी चले हुए गोदावरी पे। पोल्लावरम चला हुआ है, कालेश्वरम चला हुआ है, सदरमत निकट चला हुआ है, इंचापल्ली प्रोजेक्ट चला हुआ है, श्री राम सागर प्रोजेक्ट यहाँ पे चला हुआ है। ये गोदावरी रिवर पे है। इनको देख लो 4-5 प्रोजेक्ट है कम से कम। एटलीस्ट ये होता है कि जब आ जाए तो आप एलिमिनेट कर सकते हो बहुत इजीली। अब बचता है आपका दो रिवर पे जिसपे हमें बात करनी है। वो बचती है आपकी एक चंबल रिवर और दूसरी बचती है आपकी बेतवा रिवर। ठीक है लेट्स सी। देखो चंबल रिवर जैसे सबको पता है कि चंबल रिवर क्या है इंदौर से निकलती है। इंदौर में भी कहाँ से निकलती है तो सिंगरचौरी पीक है इंदौर में या बेसिकली बोले विंध्या रेंज से वहां पे निकलती है। जो चंबल रिवर है वो आपकी 3 स्टेट से होकर गुजरती है यानी एमपी से जाती है फिर वो आपकी राजस्थान के बाद वो जाती है यूपी और यूपी में जाके वो आपकी मिल जाती है कहाँ पे इटावा वाली जगह पे वो मिल जाती है किससे यमुना से मिलती है। यूपी में मिलती है यमुना से मिलती है। अब देखो जैसे जो इन्होंने स्टेटमेंट पूछा था वो भी यही था कि चंबल और बेतवा ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की जो ज्वाइन करते हैं गंगा को डायरेक्टली उत्तर प्रदेश। तो डायरेक्टली ज्वाइन करती हैं उत्तर प्रदेश में ठीक है लेकिन गंगा को नहीं किसको रिवर यमुना को। कहाँ पे करते हो तो उत्तर प्रदेश में इटावा में करते हैं आपकी चंबल रिवर। चंबल रिवर को आपने एक चीज और देख लिया वो ये है कि चंबल की ट्रिब्यूटरीज क्या है जैसे काली सिंध है। हो सकता है कल को आपका एग्जाम्पल में दे दे या फिर ऐसा ही क्वेश्चन पूछ ले उससे। काली सिंध हो गया, पार्वती हो गया, बनास हो गया ये क्या है आपकी ट्रिब्यूटरी है चंबल की। अब बनास आपकी क्या होगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी और काली सिंध और पार्वती क्या होगी आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी। ठीक है वो चीज हो गया। दूसरा आपको क्या है कि जो आपका एमपी, राजस्थान और यूपी अगर इनकी बाउंड्री पे बात करें तो यहाँ पे बनाया गया है हमारा नेशनल चंबल सेंचुरी। नेशनल चंबल सेंचुरी किसके लिए फेमस है? घड़ियाल के लिए फेमस है। घड़ियाल जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है आपका। यही से कनेक्ट करते जाओ और इससे ज्यादा कनेक्टिविटी और क्या आएगी। उसके बाद यहाँ पे रिवर डॉल्फिन भी मिलती है, गंगा रिवर डॉल्फिन भी मिलती है जो कि एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। और एक और मिलता है वो है रेड क्राउन रूफ टर्टल के लिए फेमस है। ये क्यों फेमस है? क्योंकि जब जो आपकी साइड्स के अपेंडिक्स होते हैं उनमें डालने के लिए इंडिया ने ना स्पेशली अर्ज किया था। क्योंकि देखा जाए तो ये साउथ जो एशिया है उसका एंडेमिक प्रजाति है। हमारे इंडिया में बेसिकली इंडिया बांग्लादेश में ये चीज ये पाई जाती है इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है दूसरा चंबल रिवर की अगर हम डैम की बात करें तो यहाँ पे पता है सबको जवाहर सागर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बैरेज जो है यहाँ पे बना हुआ है। दूसरा बात करें दूसरा था आपका कौन सा बेतवा रिवर। तो जहां से देखोगे बेतवा रिवर की आप बात करो ये भी आपकी कहाँ से निकलती है? ऑब्वियसली बात है आपकी एमपी से निकलती है। और ये यमुना में मिलती कहाँ से? तो ये हमीरपुर जगह पे मिलती है। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में ये यमुना से मिलती है। ठीक है यहाँ पे अगर हम बात करें कि बेतवा की तो बेतवा जो है उस पर राजघाट, माता टीला और परिचा, माता टीला के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो राजघाट, माता टीला और परिचा ये 3 डैम जो है आपकी बेतवा रिवर के लिए है। और बेतवा क्यों वैसे भी क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि केन बेतवा जो है वो आपका प्रोजेक्ट चला हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए जो केन रिवर है वो भी आपकी यमुना में ही जाके मिल जाती है। कहाँ पे? बांदा वाली जगह पे ये जाके आपकी मिल जाती है। ठीक है तो आई थिंक ठीक है तो आज के लिए इतने क्वेश्चन देख लेते फिर अगली वीडियो में देख लेंगे क्वेश्चंस क्योंकि फिर एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है तो थोड़ा सा आप लोग याद भी रख सके उस चीज़ को। तो यही ठीक है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।